मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम सत्य कवि नहीं बल्कि मैं महान कवि की उपाधि देता हूं और इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं और मैं समय समय पर कविता कृपालु जी की सुनाने का काम भी करता हूं। तो आज हमारे बीच में है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं ओबीसी के बारे में, जिसे पिछड़ा वर्ग बोला जाता है। तो हमने कहा कि कृपालु जी आज मुझे समय दीजिएगा। आज मैं ऐसी चर्चा करने वाला हूं जो कम से कम ओबीसी समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि राम कुमार राही और कृपालु जी ने ओबीसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आज हमारे बीच में है, मैं आपको रूबरू कराता हूं। तो सर जी, सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम साथी। अगर आपको जानकारी है तो मेरे दर्शकों को शेयर करिएगा जी कि ओबीसी के बारे में बाबा साहब ने क्या किया। देखिए राही साहब, पहले तो मैं यूट्यूब राही चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमारे छोटे भाई बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो चिरस्थायी है और ये जिंदा रहने वाला कार्य है। इसलिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। बाबा साहब को पढ़ के आपने जिस धारा को प्रवाह करने का काम किया है, जिस प्लेटफॉर्म पर जो पिछड़े लोग हैं, जो टैलेंट हैं, उनको एक मंच पर लाने का काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अब बात ओबीसी की है कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया। तो मैं एक मोटी सी बात कहता हूँ कि बाबा साहब ने ओबीसी ही नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। हर वर्ग के लिए काम किया, क्योंकि शिक्षा पहले सिर्फ एक पर्सन के पास होती थी, सिर्फ जो वेद पुराण वगैरह पढ़ते थे ब्राह्मण समाज के पास होती थी। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार किसी को नहीं था। बाबा साहब ने सबको शिक्षा का अधिकार दिलाया। कोई भी महिला शिक्षा नहीं ले सकती थी, वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, बनिया हो या फिर ओबीसी एससी हो। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार सबको दिलाया। आज पढ़ लिख कर महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, बराबर से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो बाबा साहब ने ओबीसी से लेकर के एससी से लेकर के समाज के हर वर्ग को बहुत कुछ दिया। समान शिक्षा वह सिमनी का दूध है जो भी जैसे पी लेता है वही दहाड़ने लगता है। आज उन्हीं की दी हुई शिक्षा, उन्हीं का दिया हुआ जो संविधान में अधिकार है, उसी की बदौलत आज ओबीसी बड़े बड़े पदों पर मंत्री और एमएलए पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले ये जागरूकता नहीं थी, वो वही थी जो एससी था। बस अंतर ये था कि वो यादव वर्ग दूध दोहे को उन तक दे आता था, वो सब्जी वाला सब्जी दे आता था, और जो एससी था वो उनका गोबर लिखता था, उनके चौके उठाता था मरे हुए। आज वही बाबा साहब की बदौलत आज पार्लियामेंट में है, आज आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। वो बाबा साहब की देन है। ये ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी और अन्य जातियों के लिए भी। तो मेरा ये मानना है कि अब भी अगर समझ में नहीं आई होगी तो इसका मतलब आप पढ़ लिख कर भी सो रहे हैं, अन्यथा न ले। मैं वही बात कह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं कि अगर पढ़ लिख कर भी हम एक नहीं हो सकते तो हम सोए हुए आज भी हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि मैं इस रिजर्व सीट से जीत करके और उन्हीं की बात करूंगा। तो फिर तुम्हें जीत कर जाने का कोई हक नहीं है, तुम्हें एमएलए एमएलसी बनने का कोई हक नहीं है। या बन गए हो तो पब्लिक ने तुम पर विश्वास किया, ये तुम उनके साथ घात कर रहे हो। ये अपने समाज के अपने बच्चों के साथ घात कर रहे हो, मेरा ऐसा मानना है। साथियों, मैं याद दिला दूं कि हमारे बीच में जो कृपालु जी हैं कोरी समाज से हैं,
शायद है मैंने पहली बार ऐसा देखा है, जो इतनी अच्छी मिशनरी हैं वो जब भी कविता लिखने का काम करते हैं तो केवल मिशनरी लिखते हैं। मिशनरी के अलावा इनके पास कोई भी कविता नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे कभी कभी मौका मिलता है, मैं दिखाने का काम करता हूँ, सुनाने का काम करता हूँ। कृपालु जी को जब बुलाते हैं तो तुरंत मेरे पास चले आते हैं और मैं उनकी कविता आप लोगों को सुनाने का काम करता हूँ। तो कृपालु जी, मैं बताना चाहूँगा थोड़ा ओबीसी के बारे में। जी। बाबा साहब ने जब संविधान लिख कर के जैसे तैयार किया, तो बाबा साहब ने ओबीसी के लिए संविधान में प्रावधान जो आरक्षण कर रखा वो 340 में रखा जी, अनुच्छेद 340 में रखा। 340। बाबा साहब ने जब संविधान में प्रावधान रखा, जो विरोधी सरकारें थीं उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया जी। संविधान को न मान करके ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं मिला जी। इसके बाद बाबा साहब ने जब देखा कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, जो ओबीसी का हमने प्रावधान रखा है अनुच्छेद 340 में, वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा जी। फिर बाबा साहब ने 1953 में आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाने के बाद ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया। आरक्षण तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसे वो बोलते हैं काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर जी। आयोग का गठन करवाया। गठन करवाने के बाद जैसे उनसे कहा गया, तो इधर तो ओबीसी की जनगणना चलती रही जी। और उधर क्या होता है कि उधर बाबा साहब 6 दिसंबर 1950 को परिनिर्माण हो गए थे। परिनिर्माण होने के बाद फिर जो कार्रवाई थी वहीं पे स्थगित हो गई, काम आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1963 में जब बाबू जगजीवन राम को केंद्रीय मंत्री बनाया गया जी, कैबिनेट मंत्री, जेल मंत्री, तो फिर जो काका कालेलकर पूना के जो ब्राह्मण थे वो उनसे मिले। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब पत्र लिख के रखे गए हैं ओबीसी के लिए, वो पटल पर रखो। जब रखा गया तो उन्होंने कहा जो लेख उन्हें लिख के गए हैं जो ओबीसी के लिए गलत है जी। उन्होंने आरक्षण देने का काम नहीं किया। फिर वो यहां तक बंद नहीं हुआ, फिर वो सिलसिला चलता रहा। उस समय 1960 कि भीख मांगवे लायक न छोड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन हैं। अच्छे दिनों की बात होती रही है, वहीं से बात करता हूँ कि भीख मांगवे लायक न छोड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन हैं, और नींबू जैसा खूब न चोड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन हैं। नौकरियां पेंशन चढ़ डाली और किसान पड़ा सड़कों पे। नौकरियां पेंशन चढ़ डाली और किसान पड़ा सड़कों पे। कैसा खूब अखाड़ा घोड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन हैं। महंगाई आकाश छू रही, काम नहीं है मजदूरों को। महंगाई आकाश छू रही, काम नहीं है मजदूरों को। फेंक रहा है लंबा चौड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन है। फेंक रहा है लंबा चौड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन है। और सौगंध खाई मिट्टी की देश नहीं मैं बिकने दूंगा। सौगंध खाई मिट्टी की, कहा देश नहीं बिकने दूंगा। और देश बेच कह बेच पकौड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन है। और सद्भाव को भूल निर्दयी आपस में सबको लड़वाता है। सद्भाव को भूल निर्दयी आपस में सबको लड़वाता। भगा रहा है धर्म का घोड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन हैं। भीख मांगवे लायक न छोड़ा यही तुम्हारे अच्छे दिन हैं।
देखें एक और रचना देखें कि लोग जिससे कहते हैं सूरज चांद व अख्तर है, अख्तर मन होता है सितारे। यहाँ से देखें कि लोग जिससे कहते हैं, आज कहा जाता है सूरज है, वो चांद है, घर घर है, फर भर है, हर हर है, तो वहाँ से बात देखें कि लोग जिसे कहते हैं सूरज चांद व अख्तर है, आज वही रहवर है जो रहजन से बदतर है। आज वही रहवर है, मतलब रखवाला, जो रहजन से बदतर है। और निजीकरण पर लोकसभा में महीनों बहस हुई, निजीकरण पर लोकसभा में महीनों बहस हुई। वो कहता है निजीकरण तो खुद ही उत्तर है। और जख्मों का अंबार हमेशा सिर पर लाद रहा, तकलीफें, परेशानियां, जख्मों का अंबार हमेशा सिर पर लाद रहा, जिस्म के बाहर होकर भी जहरीला नस्तर है। और मेरे खून पसीने में हक अपना समझ रहा, मेहनत कर, मेरे खून पसीने में हक अपना समझ रहा। मेरा कुछ भी नहीं किंतु उसका तो 70 है। वाहिर व किरदार तेरा सब दुनिया जान चुकी, वाहिर व किरदार तेरा सब दुनिया देख चुकी। कृपालु वो बाप है जिसका पुत्र कुपुत्र है, कृपालु वो बाप है जिसका बाप कुपुत्र है। आज वो रहबर है जो रहजन से भी बदतर है। कि फरेब इतना किया मुल्क से, कब विश्वास की बात करेगा। आप चुनाव आ रहे हैं, देख रहे किस तरह से रिझाए जाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात किए जाते हैं, नौकरी रोजगार न्याय की बात नहीं होती है। उस पर दो बातें कहने का आपसे रूबरू हुआ हूँ। देख रहे हैं आपकी, फरेब इतना किया मुल्क से, कब विश्वास की बात करेगा। और यहाँ निवालों की सियासत है, कौन अमन की बात करेगा। यहाँ निवालों की सियासत है, कौन अमन की बात करेगा। और कोरोना से उबर न पाए जख्म जिगर के अभी हरे हैं, फिर से धर्म की चटा की चटनी हवन पूजन की बात करेगा। और प्योर झूठ को बेचने वाला फिर आएगा तुम्हें रिझाने, प्योर झूठ को बेचने वाला, गजल है, प्योर झूठ को बेचने वाला फिर आएगा तुम्हें रिझाने। और झूठ फरेब के दिखा आंकड़े सह और मात की बात करेगा। जागरूक होकर मेहनत कश निज मत का प्रयोग करना, कह रहा हूं आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसको अपनाइए कि जागरूक होकर मेहनत कश निज मत का प्रयोग करना, फिर से धमकाया जाएगा जूता लात की बात करेगा। और सारे नियमों को पिघलाकर राजनीति का धूर्त खिलाड़ी, पूरी शिद्दत के साथ बात करता हूं, सारे नियमों को पिघलाकर राजनीति का धूर्त खिलाड़ी। और शिक्षा पर प्रतिबंध लगा के जात पात की बात करेगा। और समझ सको तो समझ लो यारो नफरत की खेती वालों को, समझ सको तो समझ लो यारो नफरत की खेती वालों को। कृपालु अगर चूक गए तो लोकतंत्र पर घात करेगा, लोकतंत्र पर घात करेगा। वो फरेब इतना किया मुल्क से, कब विश्वास की बात करेगा। यहाँ निवालों की साजिश है, कौन अमन की बात करेगा, कौन अमन की बात करेगा।